नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस विद एसके सर पर। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में पिक्स इंडिया एक्ट तक बात कर ली थी और आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग जो 1793 में एक चार्टर एक्ट आया उस पर बात करेंगे। जो कि दोस्तों इस एक्ट में कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं थी, बस 2 या 3 परिवर्तन किए गए और इसके बाद 1793 के बाद 1813 का एक चार्टर एक्ट आता है, उसके बाद 1833 का आता है दोस्तों। और फिर हम लोग धीरे धीरे चल के इसी क्रम में बढ़ते हुए जो संविधान का संवैधानिक विकास है उस पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। और अभी के लिए दोस्तों हम लोग चार्टर एक्ट 1793 पे बात कर रहे हैं। दोस्तों 1793 में 2 या 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए जो कि उस समय की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। पहला परिवर्तन दोस्तों क्या था कि कंपनी के शासन को 20 वर्षों तक दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मैंने बता के रखा हुआ है पहले की क्लासों में कि जब सन 1600 में अंग्रेज भारत आए थे व्यापार करने के लिए तो उन्होंने रानी एलिजाबेथ से जो अधिकार पत्र लिया था, जो यहाँ के व्यापार करने के लिए भारत में व्यापार करने के लिए जो अनुमति ली थी, उसी अनुमति की बात यहाँ पे हो रही है कि अब कंपनी के शासन को 20 वर्ष तक और बढ़ा दिया गया। कंपनी अब भारत में 20 वर्ष तक और शासन कर सकती है या जो भी व्यापार कर रही थी वो अब कर सकती है। इसके बाद दोस्तों क्या किया गया, एक परिवर्तन और इसमें किया गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था दोस्तों, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो 6 सदस्य थे उनका वेतन दोस्तों अब भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। दोस्तों जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, जो भारतीय कंपनी के शासक और जो कंपनी के कर्मचारी थे उन पर जो दृष्टि रखे हुए थे, जो सीधे रिपोर्ट ब्रिटेन संसद को कर रहे थे, उसी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बात हो रही, जिनका कार्य दोस्तों क्या था, राजनीतिक कार्य के लिए बनाई गई थी। यह राजनीतिक कार्य के लिए बनाई गई थी और इसी के जो सदस्य थे उनको अब भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाएगा दोस्तों। और एक तीसरा परिवर्तन जो किया गया वो दोस्तों महत्वपूर्ण था कि जब 1773 के एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की उच्चतम न्यायालय की जब दोस्तों स्थापना की गई 1774 में जब उसकी दोस्तों स्थापना की गई थी तो यहाँ से ये समझ में आ गया था कि अब विधि के संबंध में कुछ अंग्रेज या जो ब्रिटिश सांसद है या जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अब कुछ कार्य कर रही है, उस दिशा में कुछ कार्य कर रही है कि अब विधि के द्वारा या कानून के द्वारा काम किए जाएंगे। दोस्तों अब क्या किया गया कि अब विधि निर्माण की शुरुआत कर दी गई थी दोस्तों यहीं से कि जो 1793 का जो एक्ट है उसमें विधि का निर्माण दोस्तों यहाँ से होने लगता है। और दोस्तों ये जो विधि का निर्माण था दोस्तों, जो विधि का निर्माण दोस्तों होने लगा था वो दोस्तों क्या था, लिखित में अब विधियों का निर्माण होने लगा था कि एक अब कानून को अब एक किताब में लिखा जाने लगा, उनको एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाने लगा। तो उस तरह से आप कह सकते हैं कि विधि का जो लिखित निर्माण होने लगा था वो 1793 के एक्ट से होने लगा था। और वर्तमान परिदृश्य में अगर आप देखना चाहें तो जो विधियों का जो व्याख्या है, विधियों की जो व्याख्या करने का अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट को है दोस्तों, उसी तरह से कि उच्चतम न्यायालय को अधिकार दिया गया था कि वो विधियों की व्याख्या कर सके, यानी कानून की व्याख्या का अधिकार यस्वीवन सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया दोस्तों। इस तरह से जो ये 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए 1793 के एक्ट में किए गए थे, जो चार्टर एक्ट आया उसमें किया गया था दोस्तों। अब हम लोग 1813 के एक्ट के बारे में बात करेंगे, दोस्तों इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसमें जो भी प्रावधान किए गए अब हम लोग उस पर बात करेंगे दोस्तों। 1793 के एक्ट के बाद, चार्टर एक्ट के बाद दोस्तों अब हम लोग
1813 के एक्ट को पढ़ेंगे और इसमें जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए दोस्तों उस पर चर्चा करेंगे। कंपनी के दोस्तों आप लोगों ने पिछले एक्ट में पढ़ा कि कंपनी का जो व्यापारिक शासन था, जो व्यापारिक अधिकार थे, उसको 20 वर्षों के लिए 1793 के चार्टर एक्ट में बढ़ा दिया गया था। दोस्तों अब पुनः एक बार फिर से 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि पहला एक्ट आया दोस्तों चार्टर एक्ट 1793 में दोस्तों। अब क्योंकि 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, 20 वर्षों के लिए दोस्तों अधिकार बढ़ा दिया गया था इनका, कंपनी का जो शासन था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक शासन था दोस्तों, उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। तो दूसरा चार्टर एक्ट कब आया दोस्तों? 1813 में। अगर आप इसमें 20 जोड़ेंगे तो 1813 ही आएगा। अगर 1793 में अगर आप 20 वर्ष जोड़ देंगे तो 1813 ही आएगा। और इसीलिए जो दूसरा इनका चार्टर एक्ट आता है वो 1813 में आता है। और कंपनी के 20 वर्षों का जो व्यापारिक अधिकार था तो पुनः इस चार्टर एक्ट में बढ़ा दिया गया। इसके बाद दोस्तों एक काम और किया गया कि जब कंपनी 1600 में भारत आई थी व्यापार करने के लिए, तो जो अधिकार लेके आई थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसके पास एकाधिकार था भारत में व्यापार करने का। कंपनी के पास एकाधिकार था दोस्तों व्यापार करने का। कंपनी के पास दोस्तों एकाधिकार था, मोनोपोली थी कि वो सिर्फ वही व्यापार करेगी और इंग्लैंड की या ब्रिटेन की कोई कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती है। क्योंकि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इसने एलिजाबेथ से एकाधिकार लेके आई थी कि सिर्फ हम ही भारत में व्यापार करेंगे। तो दोस्तों उसी व्यापार को, उसी एकाधिकार को खत्म किया गया। अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी चाय का व्यापार कर सकती थी और चीनी का। दोस्तों ये चीनी शुगर वाली चीनी नहीं है, ये चीनी देश है दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि ये जो चीनी है, ये चीनी और चाय पे उनको एकाधिकार दिया गया था कि आप सिर्फ अब चीन में एकाधिकार आपका रहेगा, और जो चाय थी, चाय पे आपका सिर्फ एकाधिकार रहेगा कि आप सिर्फ चाय पे अपनी जो मोनोपोली उसको बनाकर रखेंगे। तो उसकी अनुमति दे दी गई थी कि आप चाय और चीनी की इनको अनुमति दी गई थी। और एकाधिकार उनको पूर्ण रूप से नहीं खत्म किया गया था, लेकिन खत्म करने की शुरुआत कंपनी के अधिकारों की यहाँ से हो गई थी। इसके बाद दोस्तों जो इनका तीसरा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ दोस्तों, उसमें क्या किया गया, जो बंगाल, बम्बई और मद्रास की जो सरकारें थीं, वहाँ के जो गवर्नर थे, जो वो कानून बनाएंगे उनको ब्रिटिश संसद से अनुमोदित करवाना पड़ता था। दोस्तों जो यहाँ पे जो कानून बनते थे उनको ब्रिटिश संसद में वो बिल वहाँ पे भी पास होता था, तब भारत में वो कानून, जो ब्रिटिश भारत का उस समय था उसमें वो ब्रिटिश भारत में वो कानून लागू हो सकते थे। इसलिए उसको अनिवार्य कर दिया गया था कि पहले जो आपकी जो सरकारें थी, यहाँ पे तत्कालीन सरकारें थी ब्रिटिश या ये जो बम्बई की, मद्रास की और जो बंगाल की सरकारें थी, वो जो भी कानून बनाएंगी उसको ब्रिटिश संसद से अनुमोदित करवाना पड़ेगा, जो कि वो अनिवार्य कर दिया गया था। और दोस्तों एक शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था 1813 के एक्ट में, कि उसमें दोस्तों क्या किया गया कि जो शिक्षा का प्रसार था, जो लोगों को, क्योंकि जब कंपनी यहाँ पे शासन कर रही थी तो उनको लोग भी चाहिए थे, क्योंकि सारे अंग्रेज जो वर्कर थे, जो उनके कंपनी के शासन वाले, वो अंग्रेज वहाँ इंग्लैंड से तो आ नहीं सकते थे सारे, तो उनको यहाँ पे काबिल लोग भी चाहिए थे, इसलिए वो शिक्षा का प्रसार भी कर रहे थे भारत में। तो उस प्रसार के लिए भारतीय राजस्व से दोस्तों, भारतीय राजस्व से 1 लाख रुपए शिक्षा के प्रसार के लिए भी देना अनिवार्य कर दिया गया है कि आप शिक्षा का जो प्रचार प्रसार होगा उसमें 1 लाख रुपए ब्रिटिश गवर्नमेंट देगी शिक्षा के प्रसार के लिए। एक काम और किया गया कि ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई थी दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि ईसाई प्रचारक जो थे उनको भारत में अपने धर्म की प्रचार की अनुमति कब दी गई, या शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए जो वार्षिक जो एक व्यय राशि थी, जो एक धनराशि दी जा रही थी अंग्रेजी सरकार के द्वारा, अंग्रेज गवर्नमेंट के द्वारा, वो कितनी थी और वो किस एक्ट के माध्यम से दी जा रही थी। या आपसे पूछा जा सकता है बंगाल, मद्रास या जो बम्बई हाई प्रेसिडेंसी की जो सरकारें थी, वो जो कानून बनाती थी उनको अनुमोदित करने का वो कौन सा एक्ट था दोस्तों, वो 1813 का एक्ट था। या कंपनी के जो एकाधिकार थे उनको खत्म करने की शुरुआत कब से हो गई थी, या चाय और चीनी पे उनको कब से उनको एकाधिकार दिया गया था सिर्फ। तो इस तरह के सवाल आपसे इस एक्ट से पूछे जा सकते हैं, इसलिए एक्ट महत्वपूर्ण हो जाता है। और दोस्तों इसके बाद हम लोग 1793 और 1813 के बाद अब एक महत्वपूर्ण एक्ट और आएगा, जिसको दोस्तों क्या कहते हैं, 1833 का चार्टर एक्ट।
दोस्तों अब हम लोग 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे उसमें क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। 1813 के एक्ट के बाद अब हम लोग 1833 का चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि आपको उसमें मैं बताया था कि 20 वर्षों के लिए पुनः इनका जो व्यापारिक अधिकार था पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता। तो अब दोस्तों 1833 में चार्टर एक्ट इनका आता है जो ब्रिटिश संसद के द्वारा भेजा जाता है। अब दोस्तों क्या होता है इसमें, क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं कि जो भारत का जो बंगाल का गवर्नर जनरल था दोस्तों, ध्यान से समझिएगा कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको तो पहले से बहुत सी शक्तियां प्राप्त थी। अब उसके साथ क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का, जो दोस्तों ब्रिटिश भारत था उसके पूरे, उस ब्रिटिश भारत का पूरे का उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। दोस्तों आप यहाँ से समझ लीजिएगा कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें जो बंगाल का गवर्नर था उसको पूरे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 1773 के एक्ट में क्या हुआ था दोस्तों, बंगाल के गवर्नर को पूरे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। वहीं से जो गवर्नर और जनरल का जो पद आया था वो वहीं से आया था कि एक नया पद बनाया गया था जिसको जनरल बोला गया, और जो 1773 के एक्ट में ये वहीं से पद आया और बंगाल के गवर्नर को पूरे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता और उसके अधीन बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो भी गवर्नर थे उनको उसके अधीन कर दिए जाते हैं। इस तरह से उसको एक महत्वपूर्ण जो पोजीशन थी प्रशासन में वो दी जाती है। इसके बाद अब क्या किया जाता है, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन अब यहाँ पे किया जाता है कि दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं आप पूर्ण रूप से केंद्रीकरण। जो 1733 का चार्टर एक्ट था इसमें दोस्तों पूर्ण रूप से केंद्रीकरण की शुरुआत कर दी जाती है। यहाँ से आप समझ रहे हैं कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। दोस्तों जो बंगाल का उस समय 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसमें वो वारेन हेस्टिंग थे। अभी दोस्तों क्या थे कि जो 1833 में जो गवर्नर जनरल बनाए गए पूरे बंगाल के या पूरे भारत के जो गवर्नर जनरल बनाए गए उनका नाम दोस्तों क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों ये वही विलियम बेंटिक है जिन्होंने सती प्रथा या जितने भी उस समय की गलत प्रथाएं थी, कुप्रथाएं थी, उनका अंत किया। दोस्तों ये लॉर्ड विलियम बेंटिक वही हैं जो बाद में लास्ट में आकर के जो राजा राम मोहन रॉय हुए थे, जो बाल प्रथा, बाल विवाह या सती प्रथा का जिन्होंने विरोध किया था और उनका सबका इन्होंने अंत किया था। विलियम बेंटिक वही हैं और ये वो प्रथम व्यक्ति हैं जिनको बंगाल का या पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। दोस्तों ध्यान से समझ लिए, क्वेश्चन बन सकता है आपका कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे, ऐसे कौन से गवर्नर जनरल थे जो पूरे भारत के गवर्नर जनरल कहलाए। दोस्तों वो वही है लॉर्ड विलियम बेंटिक जो बंगाल के गवर्नर थे। इनको इसी एक्ट के माध्यम से पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और दोस्तों इनको नागरिक शक्ति और सैन्य शक्ति दोनों दे दी जाती है। यानी ये पूर्ण रूप से इनको एक ऐसी शक्तियां दे दी जाती हैं कि आप अब कानून नागरिकों के लिए या जो सेना के लिए आप पूरे कानून बना सकते हैं। और दोस्तों क्या किया गया कि मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे, जो उनकी विधायी शक्तियां थी, कानून बनाने की शक्तियां थी, उनको समाप्त कर दिया जाता दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियां इस चार्टर एक्ट से खत्म कर दी जाती। दोस्तों मैंने आपको बता के रखा हुआ कि पूर्ण रूप से केंद्रीकरण की शुरुआत हो जाती है इस चार्टर एक्ट से और इसी का परिणाम है कि मद्रास और बंबई के गवर्नर जो थे उनकी विधायी शक्तियों को खत्म कर दिया जाता दोस्तों। और दोस्तों जो अभी मैंने आपको बताया कि 1793 का जो चार्टर एक्ट आया था दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि जो 1813 का दोस्तों 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें दोस्तों क्या किया गया था, कंपनी के एकाधिकार को खत्म किया गया था। एकाधिकार को क्या था दोस्तों, चाय और चीनी। कंपनी के एकाधिकार को दोस्तों खत्म किया गया था और चाय चीनी के लिए व्यापार करने के लिए अनुमति दी गई थी। दोस्तों चाय और चीनी आप फिर से याद रखिएगा, वो चाय पीने वाली चाय थी और दोस्तों ये कंट्री, ये देश है, चीनी नहीं है, शुगर नहीं है, ये शुगर ये नहीं है, ये चीन कंट्री है। तो चीन में व्यापार करने की अनुमति दी गई थी, चीन में एकाधिकार की अनुमति थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और भारत के लिए जो ब्रिटिश भारत था उसके लिए सिर्फ चाय की अनुमति, चाय पे व्यापार करने की अनुमति इनको दी गई थी। तो जो 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें इनकी सिर्फ एकाधिकार खत्म किया गया था, लेकिन
सवाल बन सकता है दोस्तों कि पूर्ण रूप से पूर्णता कब खत्म किया गया चीन का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था, किस एक्ट के माध्यम से खत्म किया गया? दोस्तों वो था जो 1833 का चार्टर एक्ट था दोस्तों, उसके माध्यम से व्यापारिक निकाय से हटा दिया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से हटा दिए जाते हैं और अब सारी कंपनियों को, जो ब्रिटेन की और कंपनियां थी, उनको अधिकार दे दिए जाते कि आप भी आके व्यापार करिए आके। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके व्यापार के जो अधिकार थे वो पूर्ण रूप से हटा दिए जाते हैं और इसको पूर्ण रूप से प्रशासनिक निकाय घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों आप समझ रहे हैं दोस्तों कि ये पूर्ण रूप से जब प्रशासनिक निकाय बन जाता है तो मतलब केंद्रीकरण की शुरुआत इसी चार्टर से हो जाती है, क्योंकि अब जो कंपनी थी चोरी छिपे जो अधिकार जमा रही थी लोगों पे, अब उसको पूरे अधिकार दे दिए जाते हैं कि अब आप प्रशासनिक काम ही करिए, आप व्यापार छोड़ दीजिए, आप जो काम आप चोरी छिपे कर रहे हैं आप उसको खुल के करिए। और गवर्नर जनरल को पूर्ण अधिकार दे दिए जाते हैं इसी से। और दोस्तों वो गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, वही गवर्नर जनरल हैं जिनको पूर्ण अधिकार दिए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि जैसे आज आप देखते हैं कि जो भारत में IAS PCS या IFS की जो पोस्टें आती हैं, जो आर्टिकल 315 के तहत जो वैकेंसी भरी जाती हैं भारत की सिविल सर्विस की, सिविल सर्वेंटों की, तो दोस्तों उसका चलन 1833 के चार्टर एक्ट से हो चुका था। तो अगर जो आज आप सिविल सर्विस देखते हैं, सिविल सर्विस के बारे में जानते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग जो UPSC बना हुआ दोस्तों, ये उसी का परिणाम है कि 1833 में एक ऐसा प्रयास किया गया था। जो बड़े अधिकारी थे, जो अंग्रेजों के समय की जो सिविल सर्विस थी, उसके लिए दोस्तों खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किया गया था। पहले क्या था दोस्तों, सिर्फ उस जो अंग्रेज थे जो अफसर बन सकते थे वो सिर्फ अंग्रेज लोग ही बन सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि शिक्षा का प्रयास किया जा रहा था 1813 के चार्टर एक्ट में, तो उसी का परिणाम था दोस्तों कि अब यहाँ पे जो भारत के लोग थे शिक्षित हो रहे थे और अब यहाँ पे क्या किया गया, खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाने का प्रयास किया गया। हालांकि ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो व्यापारिक निकाय था, वो जो एक परिषद बनी हुई थी, उसके विरोध के कारण ये जो चार्टर था, जो ये प्रयास था, वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाता और ये प्रस्ताव पास नहीं होता है ब्रिटिश संसद में। क्योंकि आपको पता है कि जो भी नए कानून बनेंगे उसका अनुमोदन ब्रिटिश संसद में होना अनिवार्य करा दिया गया था। इसके बाद दोस्तों क्या किया गया कि जो विधिक सहायता थी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों गवर्नर सिर्फ इकलौता आदमी था, इकलौता व्यक्ति था और इसकी सहायता के लिए, कानूनी रूप से इसकी सहायता के लिए एक परिषद में, जो इसके 4 सदस्य जो परिषद शुरू में बनाई गई थी, उस परिषद में एक व्यक्ति को शामिल किया गया जिसको विधि सदस्य के रूप में उसका नाम रखा गया, विधि सदस्य के रूप में उसको शामिल किया गया उसका। और वो दोस्तों सदस्य कौन से थे? लॉर्ड मैकाले दोस्तों, ये वही विधि सदस्य हैं इनको प्रथम विधि सदस्य होने का दर्जा प्राप्त है। और दोस्तों इसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो विधि आयोग जैसे आज भी बनते हैं और राष्ट्रपति हर 5 साल में एक विधि आयोग का निर्माण करता है, उसी तरफ दोस्तों उस समय इसी विधि आयोग का जो जन्म हुआ या इस विधि के जो आज के कानून थे उनका जन्म जो 1833 के एक्ट में हमें देखने को मिल रहा है कि जो कानून बनाने की जो प्रथा थी या कानून के लिए जो एक विशेष व्यक्ति चाहिए होता था, उसकी शुरुआत 1833 के चार्टर एक्ट में हो चुकी थी। और ये वही व्यक्ति लॉर्ड मैकाले जो प्रथम विधि सदस्य बने। और दोस्तों इनको वोटिंग का अधिकार नहीं था, वोटिंग का अधिकार नहीं था और मतलब वोटिंग का अधिकार नहीं था। लॉर्ड मैकाले को दोस्तों वोटिंग का अधिकार नहीं था और ये सिर्फ एक विधिक सलाहकार के रूप में इनको विधिक सहायता के लिए परिषद में शामिल किया गया था, इसीलिए इनको वोटिंग का राइट्स नहीं दिया जाता दोस्तों। अब दोस्तों विधि आयोग की स्थापना इसी एक्ट के माध्यम से की जाती है। जब विधि आयोग का निर्माण जैसे आज होता है उसी तरह से ये इसकी जो शुरुआत हो गई थी वो 1833 के चार्टर एक्ट में हो चुकी थी। और दोस्तों इसी समय एक और शुरुआत की गई थी। जैसे आज दोस्तों आप IPC की धारा पढ़ते हैं ना, इंडियन पैनल कोड पढ़ते हैं कि जो कानूनों की जो एक उनको संहिताबद्ध किया गया उसको जो दोस्तों आज हम आप लोग पढ़ते हैं उसकी शुरुआत 1860 में हो गई थी। मतलब इसी विधि आयोग ने जो मैकाले थे, जो विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किए गए थे, उनको बाद में एक उनको गवर्नर जनरल ने एक आयोग उनसे गठित करवाया और उसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की और उसमें 4 सदस्य भी रखे गए। दोस्तों एक आयोग गठित किया गया किसके लिए? विधियों का संहिताकरण करने के लिए, मतलब कानूनों को एक जगह, सारी कानूनों को एक जगह लिखने के लिए। क्योंकि दोस्तों अब इसकी क्यों जरूरत पड़ी, ध्यान से समझिए दोस्तों, इसका इतिहास किस तरह से आप समझ सकते हैं कि पहले दोस्तों क्या था, अंग्रेज लोग बंगाल आते हैं, ठीक है, और बंगाल में
कई तरह के लोग रहते हैं, कई जातियां रहती हैं, कई तरह के धर्म है वहाँ पे। अपने भारत में कई तरह के धर्म थे, उस समय के भारत में भी कई तरह के धर्म थे, कई जातियां निवास करती थी। मुस्लिमों के अपने अलग कानून थे, हिंदुओं के अलग कानून थे, जो दूसरे धर्म थे उनके अलग कानून थे। तो अब क्योंकि यहाँ पे प्रशासन तो अंग्रेज कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, तो अब उनको न्याय करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। उनको जो समस्याएं आ रही थी कि भैया इसके हिसाब से इनको न्याय कैसे मिल जाएगा, और क्योंकि अगर ये मतलब अलग अलग कानून थे सबके, तो इसके लिए उनको बड़ी समस्याएं आ रही थी। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, उन्होंने क्या किया कि एक आयोग का गठन किया और उसको कहा कि आप एक ऐसे कानूनों का निर्माण करिए कि उसी कानून के अंडर सबको न्याय दिया जाए। मतलब जो कानून इनके लिए सेम है वही कानून इनके लिए भी होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मुस्लिम है तो उसके लिए अलग कानून होगा, हिंदू है तो उसके लिए अलग कानून होगा, महिला है तो उसके लिए अलग कानून होगा। सो नहीं, सबको एक कानून के दायरे में लाने के लिए उन्होंने एक विधि आयोग का गठन किया। और इसी विधि आयोग ने 1860 में एक आईपीसी बनाई। जो आज हम लोग आईपीसी पढ़ते हैं वो 1860 से चली आ रही है दोस्तों। हाँ, उसमें कई परिवर्तन किए गए हैं, अपने हिसाब से उसको ढाला गया है, लेकिन उसका जन्म 1860 में हो चुका था दोस्तों। और वो बनाई किसके द्वारा गई थी, जो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई, एक आयोग बनाया गया। और उसके 4 सदस्य दोस्तों याद रखिएगा कि जो प्रथम आयोग बना हुआ था विधि के संबंध में, उसमें 4 सदस्य थे और जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। और जो ये चार्टर एक्ट था 1833 का, इसी एक्ट के माध्यम से दास प्रथा का अंत किया गया था दोस्तों। जो आपको याद हो 1772 के टाइम पे राजा राम मोहन रॉय का जन्म होता है और 1833 में उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उन्होंने, वो एक बहुत ही बड़े समाज सुधारक थे और उन्होंने समाज के लिए या आज़ादी के लिए बहुत ही संघर्ष किया और एक अच्छे पत्रकार या अच्छे समाज सेवी के रूप में उनको जाना जाता है दोस्तों। उन्होंने दास प्रथा या जो उस समय की कुप्रथाएं चल रही थी उसके विरोध में उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया और उसी के परिणाम स्वरूप दास प्रथा का 1843 में अंत हो जाता है। और इसका श्रेय राजा राम मोहन रॉय या विलियम बेंटिक या लॉर्ड मैकाले को जाता है दोस्तों। इस तरह से हम लोगों ने 1833 का चार्टर एक्ट और 1813 का या उसके पहले के जितने भी चार्टर एक्ट पढ़े हैं सबके बारे में हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया है। अब इसके बाद 1856 का चार्टर एक्ट आएगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और दोस्तों देखेंगे कि अब क्या क्या नए नए परिवर्तन किए जा रहे थे और आज के संबंध में उनको जोड़कर के देखेंगे दोस्तों। तो जैसे कि आप लोगों को याद हो कि जो ये विधि आयोग के जो सदस्य बनाए गए थे, जो ये अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले, इनका अगर आज की भूमिका में देखें हम लोग, तो जो हम लोगों के जो अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले, उनको अगर आज के संबंध में देखें तो क्योंकि एक परिषद में विधिक सलाहकार के रूप में शामिल किए गए थे, इनको सिर्फ बोलने का अधिकार था लेकिन मतलब अपना मत देने का अधिकार नहीं था। अगर उसको आज के संबंध में देखें तो हमारे यहाँ के जो महान्यायवादी थे, तो अपने आधुनिक काल के महान्यायवादी का जो पद है उसको भी बोलने का अधिकार लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि वो सदन का सदस्य नहीं होता है, वो विधिक सलाहकार होता है। सिर्फ वो बोल सकता है, अपनी बात रख सकता है, लेकिन वो सिर्फ उस पर वोट नहीं कर सकता है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो चीज़ें पुराने समय से चली आ रही थी उनको आज के समय पे हमने थोड़ा सा बदल करके अपने हिसाब का बना करके उनको हम लोगों ने अपना लिया। इसीलिए हम लोग संविधान का संवैधानिक विकास के बारे में जानकारी कर रहे हैं और उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। अब हम लोगों का जो चार्टर एक्ट 1833 का यहीं से खत्म हो जाता है। इसकी जो महत्वपूर्ण बातें थी हमने आपको बता दी। अगर आप लोगों को अब तक के जितने भी चार्टर एक्ट आए हैं उसमें अगर अब तक कुछ भी आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछिए और हम आपको उसका जवाब नए वीडियो में या नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके दे देंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।